नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध में हूं पेनाज और इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव नतीजों के करीब एक महीने बाद 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं और इन रिजल्ट्स के कई पॉलिटिकल मैसेज भी हैं। इस पर हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस उपचुनाव के नतीजों पर अपडेट दे दें। 13 सीटों में से सबसे ज्यादा 4 सीटें कांग्रेस और 4 तृणमूल कांग्रेस ने जीती हैं। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा है। पिछली बार के मुकाबले 1 सीट कम हुई है। 1 सीट आम आदमी पार्टी और 1 डीएमके और 1 सीट निर्दलीय ने जीती है। खास बात यह है कि उत्तराखंड में सरकार होने के बावजूद बीजेपी यहां दोनों सीटें हार गई है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में जिन 3 सीटों के लिए चुनाव हुआ, वहां भी चुनाव होने की वजह से बीजेपी ही थी, क्योंकि यहां के निर्दलीय विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बिहार की रुपौली सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे। यहां निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का दबदबा कायम है। बंगाल में आज 4 सीटों पर बाय इलेक्शन हुए, वो चारों सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती हैं। इस जीत पर ममता बनर्जी ने क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो सीटें हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर हम इसलिए लड़ाई भी अहम हो जाती है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट थी और बीजेपी यहाँ लगातार अपनी पैठ जमाने और यहाँ तक कि सरकार को पलटफेर करने की भी कोशिशें करती हुई नजर आई थी। बीजेपी का यहां फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बीजेपी ने निर्दलियों को भी टिकट दिया था जो पिछली बार जीते थे, लेकिन हिमाचल में बीजेपी को बहुत ज्यादा बढ़त मिली हो ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की देहरा, नालगढ़ और हमीरपुर सीट पर उपचुनाव हुए। इसमें से सिर्फ हमीरपुर सीट पर ही बीजेपी जीती है। कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ है। सख्खू अपनी पत्नी को जिताने में कामयाब रहे हैं, तो उनकी ताकत में निश्चित तौर पर विक्रमादित्य से चल रही अदावत के बीच इजाफा हुआ है। विधानसभा चुनाव में इन तीनों सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे, लेकिन बाद में ये सभी विधायक बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी ने इन्हें टिकट भी दिया, लेकिन 2 सीटों पर ये निर्दलीय हार गए। सोचिए, जिन सीटों पर ये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत गए थे, वहां बीजेपी के निशान के साथ भी इनके लिए जीत मयस्सर नहीं हुई है। देहरा सीट पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सख्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर जीती हैं। नालगढ़ से कांग्रेस की हरदीप बावा जीते, जबकि हमीरपुर सीट पर बीजेपी के आशीष शर्मा विधायक चुने गए हैं जो पहले निर्दलीय थे। 3 में से 2 सीट जीतने के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन सीटों पर बीजेपी आगे थी, इसलिए उसने 1 महीने के भीतर यहां उपचुनाव करवा दिए। लेकिन जनता ने बता दिया कि उसे दल बदल की राजनीति पसंद नहीं है। अभी 1 महीना पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी 15-15 हजार वोटों की लीड से जीते। अचानक एकदम तीनों निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव से तीनों चुनाव घोषित करवाए और मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पा रही थी। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, उसके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की। यहां भी 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों जगह कांग्रेस जीती है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। हालांकि आपको बता दें कि बद्रीनाथ सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी, लेकिन उसका विधायक पाला बदलकर बीजेपी में चला गया, जिसके बाद चुनाव हुए तो ऐसा लग रहा था बीजेपी को कोई एडवांटेज होगी, ऐसा नहीं था। कांग्रेस फिर से ये सीट अपने पास जीतने में कामयाब रही। मंगलौर सीट की बात करें तो ये सीट पहले बीएसपी के पास थी। अब कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन यहां से चुनाव जीते हैं, यानी कांग्रेस को 1 सीट का फायदा यहां पर हुआ है। बीएसपी का उम्मीदवार यहां हार गया है। बीएसपी के कैंडिडेट के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद यहां उपचुनाव हुआ था। हालांकि जो क्लोज मार्जिन रहा है उसकी वजह से बीजेपी के लिए शायद थोड़ा खुश होने का मौका जरूर है, क्योंकि ये जो सीट है मंगलौर की सीट, ये दलित और मुस्लिम डोमिनेटिंग मानी जाती है और यहाँ कहा जाता है कि दलित और मुस्लिम फैक्टर मिलकर या तो कांग्रेस के खेमे में जाते हैं या फिर बीएसपी के। तो यहाँ पर कांग्रेस जीती जरूर है, लेकिन मार्जिन जो है वो बहुत ही कम रहा। क्लोज फाइट रही है, 500 से कम का मार्जिन रहा है, 400 करीब का। तो ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ थोड़ा खुश होने का मौका जरूर है। कांग्रेस की जीत से खुश उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा कि अब देवभूमि की जनता भी बीजेपी को सबक सिखा रही है। हरीश रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन सीटों पर हारी जो भगवान राम से जुड़े हैं, और अब उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में बीजेपी को उन जगहों पर हार का सामना करना पड़ रहा है जो भगवान विष्णु और शिव के हैं। ये बहुत बड़ी जीत है। और देखिए, संकेत को समझिए। राजा रामचंद्र न्याय के देवता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है,
वहां एक व्यक्ति ने कहा कि मैं राम को लाया हूं। तो राजा रामचंद्र ने कहा, अच्छा, सबको लाने वाला मैं और तुम मुझको लेकर के आए। तो लोकसभा के चुनाव में राजा रामचंद्र की धरती ने इंडिया के उम्मीदवार को, हमारे अलायंस के उम्मीदवार को विजयी बनाया। और अब क्योंकि राम विष्णु के अंशावतार हैं, अब भगवान विष्णु की धरती ने कहा कि राम का फैसला बिल्कुल सही था और भाजपा जीतने के काबिल नहीं है, इसलिए बद्रीनाथ की धरती ने भी जिताया। और शिव की अगवानी के रूप में गंगा है, और गंगा की धरती और कलियर साहब की धरती है ये मंगलौर। तो मंगलौर की जनता ने भी जिताया। ये तो देव संयोग है जिसने ये जीत प्रदान की है। आप देखिएगा, अब भगवान शिव की धरती जहां जहां है, आप इन चुनाव में देखिए कांग्रेस लगातार जीतेगी। तो जीत से उत्साहित हैं। और अब मध्य प्रदेश की बात करें तो एक ऐसा राज्य है जिसने बीजेपी को न तो लोकसभा चुनाव में निराश किया और न ही विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत मिली, तो एक सीट पर हुए उपचुनाव में भी वहां कमल खिला। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर बाई इलेक्शन हुए और यहां बीजेपी के कमलेश प्रताप शाह जीते। पहले भी यहां से कमलेश प्रताप ही विधायक थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में। छिंदवाड़ा की 7 में से एक भी सीट पर अब बीजेपी विधायक नहीं था, लेकिन बीजेपी ने पहले कांग्रेस से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट छीनी। अब यहां से एक विधायक भी बीजेपी का हो गया। माना जा रहा है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कमलेश प्रताप ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बीजेपी को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। अब विधानसभा उपचुनाव भी जीत लिया है, मंत्री पद उन्हें मिल सकता है, क्योंकि छिंदवाड़ा नाक की लड़ाई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये जीत उनकी सरकार के काम पर मुहर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है, और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी को यह सीट सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से मिली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सारा प्रशासन बीजेपी कैंडिडेट को जिताने में लगा था, फिर भी जीत का अंतर कम रहा। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे समझे, और जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। चलिए, और ये फिलॉसफी उत्तराखंड में आप दोनों सीटें जीत गए, वहां लागू नहीं होती है। बहरहाल एक चौंकाने वाला नतीजा रहा बिहार से। बिहार की रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की है। शंकर सिंह को इस चुनाव में 68,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,000 से ज्यादा अंतर से हराया, जबकि रुपौली उपचुनाव में आरजेडी की बीमा भारती को करीब 37,000 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रही हैं। शंकर सिंह की यह जीत कोई आम जीत नहीं। शंकर सिंह की यह जीत इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि न सिर्फ उन्होंने इस उपचुनाव को जीता है, बल्कि ये कारनामा जेडीयू के गढ़ में कर दिखाया। रुपौली विधानसभा सीट बीते 15 सालों से जेडीयू के पास रही थी। इस उपचुनाव में सीट से अभी तक की विधायक रही बीमा भारती को हराना कहीं से भी आसान नहीं था, लेकिन शंकर सिंह ने कर दिखाया। खास बात यह कि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव का मुकाबला जिस बीमा भारती से था, इस चुनाव में पप्पू यादव उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो हार गई। अब पप्पू यादव शंकर सिंह की जीत को जेडीयू आरजेडी की हार बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी के जो कैंडिडेट रहे वो एक ही जाति से आते थे, तो वोट बट गया और इस वजह से भी नुकसान हुआ है। एक भी राजपूत समाज के लोगों ने एनडीए को वोट नहीं दिया, 10 वोट भी बूथ पे नहीं पड़े। तो आप 20 सालों से आप वहां सत्ता में थे, 20 सालों से, तो आप हमको बताएंगे ना
कि आप 20 सालों से वहां काम नहीं किए, गुस्सा था। अभी भी जो एनडीए, जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो नीतीश कुमार जी को लाइक नहीं करता और आरजेडी को भी लाइक नहीं करता। आप इसको उठा के देखिए तो आप समझिए कि क्या संकेत है आने वाले समय में। आरजेडी ये इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के खिलाफ होता तो और जगह आप स्थिति देख लीजिए। ये आरजेडी और जदयू के गुस्सा था, ये दोनों के खिलाफ।